जय हिंद साथियों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर साइंस, जिसमें मैं रविंद्र सिंह आपका स्वागत करता हूं। तो आप देख रहे हो ब्राइट फ्यूचर साइंस। आज की क्लास में हम क्लास 10 एमपी बोर्ड एनसीईआरटी सिलेबस को अपन यहां पर कवर करेंगे। आपकी आज की क्लास में अपन अध्याय 1 को स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण के बारे में। तो चलिए देखते हैं क्या होते हैं रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक समीकरण। इससे पहले आपको क्या करना है, इस YouTube चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब। ये जो आपको लाल कलर का बटन दिख रहा है, इस पर आप प्रेस कीजिए और बेल आइकन को भी क्या कीजिए, प्रेस कीजिए। ताकि इससे आपको क्या फायदा होगा, इससे आपको ये फायदा होगा कि आप इससे आगे जो क्लास आएगी अपनी, आप उसको आसानी से देख सकते हैं, यानी उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा और आप अपनी क्लास को कंटिन्यू कर सकते हैं। मैं ये नहीं जानता आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो, लेकिन यहाँ पे आपको बिल्कुल एक साइड से पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा बोर्ड एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए। यहाँ पे आपको फालतू चीजें नहीं पढ़ाई जाएंगी, वही चीजें पढ़ाई जाएंगी जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ठीक है, अब आप आज की क्लास को बिना देरी के हुए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली क्लास में आप पढ़ेंगे अध्याय का नाम होता है रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक समीकरण, जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं केमिकल रिएक्शंस एंड बोल सकते हैं इसको केमिकल इक्वेशंस, यानी रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण। तो सबसे पहले यदि अपन बात करें, यदि थोड़ी बेसिक चर्चा करते हैं, तो आप सभी लोग जानते हो यदि आपके दैनिक जीवन में आपका जो दैनिक जीवन है, या आपकी जो रोज की जो प्रक्रिया है, उसमें आप सभी लोग देखते होंगे कोई एक प्रकार के ऐसे परिवर्तन होते हैं। जैसे आप सभी लोग देखते होंगे कि बारिश होती है, गर्मी पड़ती है, सर्दी पड़ती है, तो आप इन चीजों से को महसूस करते हो। आग लगती है कि नहीं लगती है, आप बताओगे बिल्कुल लगती है सर। तो इसी के साथ अपन इन चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, इसमें क्या है कि जो रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में कोई ना कोई चीज भाग लेगी। जैसे मैंने कहा आग लगी, जैसे मैंने कहा कि ये मानिए एक लकड़ी का टुकड़ा है। क्या है? एक लकड़ी का टुकड़ा, लकड़ी का टुकड़ा। चलिए, अब मैंने इसमें लगा दी आग। क्या लगा दी? आग। तो आप बताओगे जब इसमें मैंने आग लगा दी लकड़ी के टुकड़े में, तो क्या बन जाएगी? राख बन जाएगी। क्या बन जाएगी? तो इसमें क्या बन जाती है? राख बन जाती है इसकी। तो आप बताओगे क्या इसमें आपको क्या लग रहा है कि एक लकड़ी के टुकड़े में क्या लगी आग, तो क्या बनी? राख। इसमें आपको यदि ध्यान से यदि आप देखते हो तो आपको महसूस होगा कि जो लकड़ी थी, लकड़ी कितनी मजबूत थी, राख कितनी मुलायम है। यानी कुछ इसमें परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? तो आप बताओगे बिल्कुल सर परिवर्तन हुआ। आप लोग एक चीज और देखते हो, जो बर्फ होती है, क्या होती है? जो बर्फ। अब बर्फ का क्या हो जाती है? जब बर्फ पिघल जाती है, बर्फ क्या हो जाती है? पिघल जाती है। बर्फ पिघल जाती है तो किस में बदल जाती है? तो पानी में। तो आप बताओगे बर्फ कैसी थी? ठोस। लेकिन पानी कैसा होता है? द्रव। यानी इसकी अवस्था में परिवर्तन होता है। अब सबसे पहले अपन समझेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है। क्या होती है रासायनिक अभिक्रिया? तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग लिखेंगे, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिखूंगा, प्रश्न है अपना इस पार्ट का पहला, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। देखिए, अब आंसर में क्या लिखोगे, मैंने क्या बताया, रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, दो या दो से अधिक पदार्थ भाग लेते हैं। जो किसी कितने भी ले सकते हैं, ऐसी बात नहीं है दो ही ले। दो या दो से अधिक पदार्थ जब आपस में क्या करते हैं, आपस में क्रिया करते हैं, यानी दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में जब क्या करते हैं, रिएक्शन, तो इसमें क्या होता है, जो क्रिया फल या उत्पाद का निर्माण होता है, तो उसी को अपन क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी ये रासायनिक परिवर्तनों, किसको समझते हैं अपन, रासायनिक अभिक्रिया। अब मैंने बताया था रासायनिक परिवर्तनों में, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो इसकी आंसर लिखोगे, रासायनिक परिवर्तनों में, रासायनिक परिवर्तनों में, रासायनिक परिवर्तनों में दो या दो से अधिक तत्व या पदार्थ, क्या लिखोगे, तत्व या पदार्थ भाग लेते हैं।
रासायनिक परिवर्तनों में 2 या 2 से अधिक पदार्थ क्या लेते हैं, भाग लेते हैं। आगे लिखोगे, जब यह पदार्थ आपस में क्रिया करके एक नए पदार्थ या क्रियाफल का निर्माण कर लेते हैं तो उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। आपका यहाँ पे होता है आंसर कंप्लीट। मैंने क्या कहा कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो आप बताओ कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। रासायनिक परिवर्तनों में 2 या 2 से अधिक तत्व या पदार्थ आपस में क्या लेते हैं, उसमें भाग लेते हैं। जब यह जो क्या होते हैं तत्व या पदार्थ, जब यह आपस में क्या कर लेते हैं, क्रिया करके एक नए पदार्थ या क्रियाफल का निर्माण कर लेते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के बारे में याद आपको इतना ही रखना है। जैसे करके आप इसमें एक एग्जाम्पल लिख देना, जैसे करके आप लिख दो H2 + 1/2 O2 = H2O। ठीक है, आप इतना एग्जाम्पल लिख के आप बोर्ड एग्जाम इतना ही छोड़ देंगे और आपको कंप्लीट पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, अब इतनी बातें याद रखनी है। अब आपको समझना है यह किस प्रकार से रिएक्शन होना, तो मैंने बता दिया। अब समझते हैं इसके आगे अपन को क्या समझना चाहिए। जैसे आप लोग सभी जानते हो, जैसे बर्फ का पिघलना, तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है कि नहीं होती है। जब कोई बर्फ होती है वो कैसे क्या हो जाती है, पिघल जाती है, तो एक रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो यह होता क्या है, तो इससे समझने से पहले आपको याद रखना पड़ेगा कि रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा क्या होती है। ठीक है, अब रासायनिक परिवर्तन भी क्या होते हैं, वायुमंडल में या अपने आसपास विभिन्न प्रकार के परिवर्तन होते हैं, उन्हें रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। इसके बाद क्या होता है, रासायनिक समीकरण। अब समझते हैं रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण। तो देखिए रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, आप क्वेश्चन लिखिए, अगला प्रश्न लिखिए, अगला प्रश्न लिखेंगे आप, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। आंसर में लिखेंगे, देखिए मैंने आपको रासायनिक अभिक्रिया अभी लिखाई है, इसमें क्या कहा मैंने कि रासायनिक परिवर्तनों में 2 या 2 से अधिक पदार्थ भाग लेते हैं। तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि रासायनिक अभिक्रियाओं में किसको, रासायनिक अभिक्रियाओं को किस भाषा में व्यक्त करने के लिए, रासायनिक अभिक्रियाओं को रासायनिक भाषा में व्यक्त करने के लिए। जैसे देखिए किसी भी चीज का जो सबसे छोटा रूप होता है, जैसे मैं कहूँ यहाँ पे मैंने लिख दिया हाइड्रोजन, क्या लिख दिया, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का सिंबल होता है H, यानी कि इस हाइड्रोजन शब्द को अपन किस में सीमित करके रख देते हैं, H शब्द में। अगला मैं बताऊं नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन इतने बड़े शब्द को अपन एक ही अक्षर में सीमित करके रख देते हैं, वो होता है N। यानी यह एक संक्षेप लिपि होती है, यानी इसको छोटे यानी सबसे छोटी भाषा में अपन इसको लिख सकते हैं। तो इन्हीं तत्व, इनके अपन क्या कहते हैं, उनको क्या कहते हैं, उसको अपन तत्व कहते हैं। तो इसका आंसर अपन लिखेंगे, रासायनिक अभिक्रियाओं को रासायनिक अभिक्रियाओं को रासायनिक अभिक्रियाओं को रासायनिक भाषा में, रासायनिक भाषा कौन सी होगी मैंने बता दिया, संक्षेप में जो लिखेंगे उसी को। रासायनिक अभिक्रियाओं को रासायनिक भाषा में व्यक्त करने के लिए विभिन्न प्रकार के तत्वों के
संकेतों का प्रयोग किया जाता है। क्या होगा मैंने कि रासायनिक अभिक्रियाओं को, किसको, रासायनिक अभिक्रियाओं को किस भाषा में व्यक्त करने के लिए, आप बताओगे, रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक भाषा में व्यक्त करने के लिए विभिन्न प्रकार के तत्वों के संकेतों का उपयोग किया जाता है। अब तत्व कौन से होंगे, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का संकेत क्या होता है, H होता है। ऑक्सीजन क्या है, एक तत्व है, इसका संकेत क्या होता है, आप बताओगे, ऑक्सीजन का O होता है। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन क्या एक तत्व है, इसका संकेत कितना होता है, आप बताओगे, इसका संकेत N होता है। तो यानी क्या कहा मैंने कि रासायनिक अभिक्रियाओं को रासायनिक भाषा में व्यक्त करने के लिए विभिन्न प्रकार के तत्वों के संकेतों का उपयोग किया जाता है और इन तत्वों के संकेतों को तत्वों के संकेतों के समीकरण को ही हम क्या कहते हैं, आप बताओगे, और इन तत्वों के समीकरण को ही हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक समीकरण कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, अब बताओगे कि रासायनिक अभिक्रियाओं को रासायनिक भाषा में व्यक्त करने के लिए, यानी जो रासायनिक भाषा कौन सी, यानी केमिकल जो लैंग्वेज होती है उसमें व्यक्त करने के लिए, यानी उसको उसमें प्रदर्शित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो आप बताओगे, व्यक्त करने के लिए विभिन्न प्रकार के तत्वों के संकेतों का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, विभिन्न प्रकार के तत्वों के संकेतों का उपयोग किया जाता है और इन तत्वों के संकेतों के समीकरण को ही हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे उदाहरण करके आप लिखोगे, जैसे करके आप क्या लिखोगे, 1 मिनट में इसके लिए साफ करने के लिए कपड़ा लेके आ रहा हूं, तब तक आप इनको नोट कीजिए, ठीक है, नोट करना है आपको। चलिए, नोट हो गया हो तो आप साथ ही साथ नोट करते चलना। ये ऊपर वाला नोट हो गया, इसको मैं साफ करता हूँ इसको, और इससे आगे देखते हैं। जैसे अपन समझेंगे, जैसे क्या होता है, जैसे जब हाइड्रोजन की रिएक्शन, क्या कहा मैंने, जब हाइड्रोजन के एक अणु की क्रिया, जैसे इधर देखिए, इसमें जैसे करके आप नीचे लिखोगे उदाहरण जिसका, जैसे हाइड्रोजन की क्रिया ऑक्सीजन से कराई जाती है तो जैसे हाइड्रोजन की क्रिया ऑक्सीजन से कराई जाती है तो जल बनता है, जल बनता है। इधर देखिए, मैंने एक लाइन लिखी जैसे करके, हाइड्रोजन की क्रिया यहां पर लिख लेना, हाइड्रोजन की क्रिया ऑक्सीजन से कराई जाती है तो जल बनता है। मैंने कहा कि हाइड्रोजन, यहाँ पर मैं लिख दूं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन लिख दिया। हाइड्रोजन की क्रिया किससे कराई अपन ने, ऑक्सीजन से, यहाँ पर मैंने लिखा ऑक्सीजन। तो अपन को क्या प्राप्त होता है, आप बताओगे, अपन को जल प्राप्त होता है। क्या मिलता है, जल प्राप्त होता है। तो अब इसको, ये तो केमिकल रासायनिक अभिक्रिया होगी कि हाइड्रोजन की क्रिया किससे कराई जाती है, ऑक्सीजन से कराई जाती है, तब अपन को क्या मिलता है, अब बताओगे, तब अपन को जल मिलता है। लेकिन इसी को अपन रासायनिक समीकरण में कैसे लिख सकते हैं, तो हाइड्रोजन का सिंबल आप बता दो H होता है, लेकिन हाइड्रोजन गैस का होता है H2, ऑक्सीजन गैस का सिंबल होता है O2। अब अपन को जल का सूत्र क्या होता है, H2O, क्या होता है, H2O। अब यहाँ पे अपन कितना लगा दें, 1/2 लगा दें क्रिया बैलेंसी के लिए, तो क्या बन जाएगा, H2O बन जाता है। आई होप को आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी, इसको आप नोट कीजिए। साथ ही साथ अब अपन इसके आगे समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। देखिए, अब इससे आगे समझते हैं। अब यह आपको एक चीज समझनी है, रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना। रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने का मतलब क्या होता है, इसको अपन समझते हैं। रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना, क्या समझ, जैसे यह रासायनिक समीकरण है, अब इसको संतुलित करने का, यानी इसको बैलेंस किस प्रकार से किया जाता है, जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनको बैलेंस किस प्रकार से करना है, उसको अपन समझते हैं, ठीक है।
देखिए आगे समझते हैं, रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना। क्या लिखेंगे, समीकरणों को संतुलित करना। जैसे सबसे छोटे समीकरण पे अपन समझते हैं, सबसे छोटे समीकरण क्या होता है, सबसे छोटा समीकरण अपन समझते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे अभी अभी आपको एक सूत्र लिखाया था, H2 + O2 इजिकल टू क्या बनता है, H2O। क्या बनता है, H2O। तो इसको अपन समझते हैं, H2 + O2 इजिकल टू H2 किस प्रकार से बनता है, इसको अपन समझने का प्रयास करते हैं। देखिए अपन को आपको बोर्ड एग्जाम में केवल ऐसी प्रकार से देगा और कह देगा आपको निम्न समीकरण को संतुलित कीजिए, यानी जो केमिकल इक्वेशन है उसको आपको क्या करना है, उसको बैलेंस करना है, बैलेंस करना है, ठीक है। अब सबसे पहले इसको संतुलित करना होता क्या है, आपको याद रखना है कि जो आपको एरो का साइन दिखेगा, क्या दिखेगा आपको, जो ये एरो का साइन दिखेगा, इसके लेफ्ट साइड में यानी इस वाली साइड को अपन क्या बोल सकते हैं, LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड। इसको अपन इन वाले साइड को बोलते हैं अभिकारक, क्या कहते हैं, अभिकारक, या इनको दूसरा नाम दिया जाता है क्रियाकारक, यानी अभिक्रिया को करने वाले या क्रिया को करने वाले। और आप सभी लोग जानते ही हो कि अभिक्रिया और क्रिया दोनों अलग अलग शब्द नहीं है, दोनों का मतलब एक ही होता है, यानी रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक कुछ भी कहो, अभिकारक या क्रियाकारक, ठीक है। अब आपको एरो के इस साइड जो साइड मिलेगी इसको अपन बोलेंगे RHS यानी राइट हैंड साइड। इसको अपन नाम देते हैं, इस तत्वों का नाम देते हैं क्रियाफल या इनको नाम देते हैं उत्पाद। इसको इंग्लिश में कहा जाता है रिएक्टर, इनको कहा जाता है प्रोडक्ट। क्या कहा जाता है, इनको प्रोडक्ट कहा जाता है, इनको रिएक्टर कहा जाता है। ये होते हैं अभिकारक, ये होते हैं क्रियाफल, ठीक है। इतनी बातें याद रखनी है। अब सबसे पहले अपन समझते हैं संतुलित करने का मतलब ही क्या होता है, इसका रीजन मेन मकसद क्या है। तो आप लोग एक बात बताना, क्या होता है संतुलित करना, एक बात बताना, जब दो व्यक्तियों के बीच मान लीजिए झगड़ा हो गया, दो व्यक्तियों के बीच क्या हो गया, झगड़ा, तो जब आप पुलिस स्टेशन जाओगे तो दो व्यक्तियों के नाम ही जो रिपोर्ट लिखेगी वो दो व्यक्तियों के नाम ही FIR होगी, क्या है, तीन नाम व्यक्तियों के नाम हो जाएगी, आप बताओगे दो व्यक्तियों के नाम होगी। तो यानी कि जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, क्या कहा मैंने, तो जो अभिकारक होते हैं, क्या होते हैं, अभिकारक की संख्या, अभिकारक की संख्या किसके बराबर होगी, क्रियाफल या उत्पाद के बराबर होगी, क्रियाफल या उत्पाद के बराबर होगी। देखिए मैंने कहा कि जो अभिकारकों की संख्या होती है और क्रियाफल या उत्पाद की जो संख्या होती है, यानी इसमें जो तत्व उपयोग किए जाते हैं उनकी यदि संख्या की बात करें, किसकी, अभिकारक में जो तत्व उपयोग किए जाते हैं जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और क्रियाफल जो बनना है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, इसमें क्या होता है, अभिकारकों की संख्या क्रियाफल और उत्पादकों की संख्या के बराबर होनी चाहिए। यदि दोनों की संख्या बराबर है तो वह रासायनिक समीकरण संतुलित होगा, यदि दोनों की संख्या बराबर नहीं है तो वह रासायनिक समीकरण संतुलित नहीं होगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब इससे आगे समझते हैं। अब संतुलित करने की कुछ कंडीशन समझ लेते हैं, कुछ शर्तें होती हैं, उनको अपन ध्यान से समझ लेते हैं क्या क्या होनी चाहिए, ठीक है। नंबर 1 पर तो यही आता है कि अभिकारकों की संख्या क्रियाफल या उत्पाद के तत्वों की संख्या से बराबर होनी चाहिए। अब दूसरा बात आती है, अब इनकी जो संख्या होती है, देखिए आप तत्वों में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, तत्वों में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, तत्वों में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। नहीं कर सकते हैं, जैसे इसको, इसका मतलब अपन समझते हैं, जैसे मैंने कहा कि H2+ एक एग्जाम से समझते हैं अपन ने, आगे इसका क्वेश्चन भी लिखेंगे कि जब मैग्नीशियम के रिबन को वायुमंडल में जलाया जाता है तो वह ऑक्सीजन गैस से क्या कर लेती है, क्रिया कर लेती है और मैग्नीज ऑक्साइड में बना लेती है। जैसे Mg किससे क्रिया करती है, MgO2 से क्रिया करती है, तो यह MgO बना लेती है, यानी मैग्नीज ऑक्साइड बना लेती है। तो आप देखोगे कि इस साइड O कितना है, 2 है, इस साइड कितना है, O। मैंने कहा कि तत्वों में आप परिवर्तन नहीं कर सकते, तो यहाँ पे O लिखा है तो आप यहाँ पर 2 लगा सकते हो, यहाँ पर 2 लगाओगे तो आपका मान क्या हो जाएगा, गलत माना जाएगा, ठीक है। तो इसको रिएक्शन को संतुलित करना पड़ेगा, वो भी अपन समझते हैं।
दो कंडीशन हो गई, क्या? अभिकारकों की संख्या क्रियाफल या उत्पादकों की संख्या के बराबर होती है। नंबर 2, आप तत्वों में परिवर्तन नहीं कर सकते। अब देखिए कुछ रासायनिक जब जब क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसके तापमान में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। जैसे क्या होता है, अब ये तो किसकी हो गई, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने की साथ में पढ़नी। अब वो पढ़ते हैं रासायनिक अभिक्रिया होती है तो क्या होता है, क्या लिखेंगे, क्या होता है जब रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, क्या होता है जब रासायनिक अभिक्रिया होती है। चलिए, क्या होता है जब रासायनिक अभिक्रिया होती है। इसे पढ़ने से पहले आप जल्दी से, यदि वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करो जल्दी से, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, जल्दी फटाफट कीजिए। चलो कर लिया तो चलिए पढ़ते हैं। देखिए क्या होता है जब रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, तो सबसे पहले यदि अपन बात करें तो रासायनिक अभिक्रिया जब होती है तब अभिकारकों की अवस्था में परिवर्तन हो सकता है। किसमें काम है, अभिकारकों की अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, अभिकारकों की अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, परिवर्तन हो सकता है। जैसे अब सबसे पहले अपन समझते हैं जो अभिकारक होते हैं यानी जो रिएक्टर्स होते हैं उनके तापमान किस प्रकार, उसकी अवस्था में परिवर्तन किस प्रकार से हो सकता है। तो सबसे पहले अपन समझते हैं अभिकारक जो होगा उसकी अवस्था क्या हो सकती है। अवस्था मेन रूप से किसी भी पदार्थ की कितनी अवस्था होती है, आप बताओ, 3 अवस्था होती है। नंबर 1 पर आपको याद रखना है ठोस, नंबर 2 पे याद रखना है द्रव, नंबर 3 होती है गैस। ठीक है, आपको अभी क्लास 10th में तो आपको याद रखना है कि केवल 3 अवस्थाएं होती हैं, लेकिन आगे चल के आपको बताया जाएगा कि पदार्थ की मेन रूप से 5 अवस्थाएं होती हैं। कितनी अवस्था होती हैं, 5 अवस्था होती हैं, जिसमें आगे आ जाता है अपना प्लाज्मा, प्लाज्मा आ जाता है, और एक और होता है इसमें बीईसी, जिसकी फुल फॉर्म होती है बॉस आइंस्टीन कंडन स्टेट, जिसकी फुल फॉर्म क्या होती है, बॉस आइंस्टीन कंडन स्टेट। यानी पदार्थ की अगर आपसे कोई व्यक्ति पूछता है तो कैसे क्या बताओगे, आपको बतानी 10th क्लास में अभी आपको 3 याद रखनी, ठोस द्रव गैस और प्लाज्मा और बीईसी के बारे में आपको अभी कुछ नहीं पढ़ना है, यानी इनको आप एक साइड कर दीजिए, इनको बारे में आपको कोई किसी प्रकार की कोई जानकारी याद नहीं रखनी। ठीक है, लेकिन अब ठोस द्रव गैस और ठोस किसे कहते हैं। अब ठोस की बात करें तो जैसे इसकी बात करें अपन बात करते हैं इसके आकार की, आकार या इसकी आकृति, इन सभी की बात करेंगे, और इनके करेंगे वजन आयतन की, यह बात करेंगे। आयतन के बाद आता है इसमें या आयतन या भार या वजन, ये क्या हो सकता, क्या कह सकते हैं इसको, वजन, वेट। ठीक है, यानी उसकी जो शेप आकृति होगी वह किस प्रकार से होती है, इन ठोस द्रव गैस इनमें अंतर समझते हैं। ठीक है, अब समझिए, यहाँ पर समझिए, ठोस की जो आकृति होती है वो होती है निश्चित। कैसी होती है, ठोस की आकृति निश्चित होती है, और इसका वजन आयतन भी कैसा होता है, निश्चित। यदि आपसे कोई कहता है कि कोई भी पदार्थ है उसकी ठोस अवस्था की पहचान आप किस प्रकार से कर सकते हो, तो उसकी ठोस अवस्था की पहचान आप कर सकते हो आप उसके आकार को देखकर और उसके वजन को देखकर। जैसे मेरे हाथ में यह मार्कर है तो आप बताओगे इसके आकार कैसा है, आकार यानी इसकी साइज, इसकी आकृति, इसकी शक्ल कैसी है, तो वो भी निश्चित है यानी फिक्स है, आज जैसा कल भी वैसा ही रहेगा। और इसके वजन की बात करूं तो जैसे मान लीजिए आज इसमें 10 ग्राम वजन है तो कल भी कितना रहेगा, आप बताओगे 10 ग्राम ही इसमें वजन रहेगा। आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। चलिए तो इससे आगे समझते हैं क्या होता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी किसकी, द्रव की। अब बात करते हैं द्रव की। तो द्रव में क्या होता है, द्रव का जो आकार या आयतन होता है वो अनिश्चित होता है। कैसा होता है, अनिश्चित। लेकिन इसका जो आयतन होता है वो कैसा होता है, निश्चित होता है। सॉरी, जो आयतन या भार होता है, हाँ सही है, वो जो निश्चित होता है। जैसे यदि पानी की बात करें तो पानी आप सब लोग द्रव होता है। क्या द्रव की आप आकृति को बता सकते हो, उसको बोतल में भरोगे बोतल जैसा हो जाएगा, लीटर में भरोगे लीटर जैसा, और धरती पर फैला दोगे तो वह चारों तरफ फैल जाएगा, यानी उसकी आकृति चेंज हो जाएगी। लेकिन वजन यदि मैं बात करूं कि केवल 1 ही लीटर जल लिया जाए तो उसका वजन अपन निश्चित कर सकते हैं। अब बात करते हैं गैस की। तो ना तो इसका ए निश्चित होता है, आकार आकृति,
और ना ही इसका क्या होता है, आयतन भार निश्चित नहीं होता। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब इसकी बात समझते हैं, यानी इसकी अवस्था में क्या हो सकता है, परिवर्तन हो सकता है। यानी जैसे मान लीजिए कोई अभिकारक पहले क्या था, ठोस था, तो वह द्रव हो सकता है या गैस हो सकता है, या पहले द्रव था तो वह ठोस हो सकता है या गैस हो सकता है, या पहले गैस था तो वह क्या हो सकता है, द्रव और या ठोस में बदल सकता है। उनकी अवस्था में परिवर्तन हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप देखिए, जैसे मैंने कहा कि हाइड्रोजन क्या है, एक गैस है, 1/2 ऑक्सीजन में क्या है, एक गैस है, तो आपको क्या मिलता है, H2 यानी कि जल मिल जाता है। तो इन दोनों की प्रकृति कैसी थी, गैस, ये भी क्या था, गैस, लेकिन ये कैसा हो गया, द्रव। द्रव कैसा हो गया, यानी इनकी अवस्था में परिवर्तन हो सकता है। इससे आगे बात करें नंबर 2 पे। नंबर 2 पे आता है इनके तापमान में परिवर्तन हो सकता है। तापमान में परिवर्तन हो सकता है, यानी इनके टेम्परेचर यानी तापमान होता है उसमें भी आप क्या हो सकता है, इसमें परिवर्तन हो सकता है। आगे देखिए, आगे आपको केवल इतनी बातें याद रखनी है आपको कि अभिकारक की अवस्था में परिवर्तन हो सकता है और अभिकारक के तापमान में परिवर्तन हो सकता है। आज की क्लास में अपन इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में अपन रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना सीख लेंगे, इससे आगे की चीज़ों को अपन समझ लेंगे। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर बाय। यदि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर बाय, गॉड ब्लेस यू, सी यू टुमारो।